चावल के खेत में मछली पालन। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रतनपुर में रहने वाले मोहन अपनी लगन और मेहनत के साथ ही अपनी बुद्धि के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उस गांव में ज्यादातर लोग पारंपरिक खेती में विश्वास रखते थे। मोहन का भी एक बड़ा सा खेत था जिसमें वो चावल की खेती किया करता था। उसके पूर्वज भी कई सालों से यही काम कर रहे थे, लेकिन पिछले साल से उसे कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। फिर एक शाम वो खेत से थका हारा घर आता है, जहाँ उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया आते ही उससे लिपट जाती है। बाबा, आप आ गए? गुड़िया क्या कर रही है बेटी? देख रही है ना बाबा खेतों से लौटे हैं, हाथ पैर मिट्टी से सने, उन्हें हाथ पैर तो धोने दे। हाँ गुड़िया, तू बस 5 मिनट रुक, तेरे बाबा यूं फ्रेश होकर आए। मोहन कुछ देर बाद फ्रेश होकर वहाँ आता है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, अब बोल क्या हुआ? बाबा, मुझे मुखिया जी की बेटी की शादी में नई फ्रॉक पहननी है। जो एक फ्रॉक आपने साल भर पहले दिलाई थी, अब वो फटने लगी है। बोलो ना बाबा, दिलवाओगे ना? बोलो ना। उसकी बात सुनकर मोहन चुप हो गया, क्योंकि काफी समय से खेत पर वैसी फसल हो ही नहीं रही थी जिससे उसे अच्छी कमाई हो पाए। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में, कान खोलकर सुन लीजिए जी, मुझे इस बार मुखिया की बेटी की शादी में नई साड़ी पहननी है। और कान खोलकर अच्छे से सुन लो, अगर नई साड़ी नहीं आई ना तो मैं कह देती हूँ, मैं तुम्हें गांव के साथ बनी व्यास नदी में बहा दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा मत करना। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें नई साड़ी दिलवाने की। कोशिश नहीं, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। ओफो, कौन सी घड़ी थी जब मैंने इस आफत के साथ 7 फेरे ले लिए थे। इससे तो अच्छा होता मैं कुंवारा ही रहता। फिर खाना खाकर दोनों परिवार सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह मोहन सुबह जल्दी ही खेत की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव की चौपाल पर मदन गांव के कुछ दोस्तों के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। अरे मोहन, आज सुबह सुबह खेतों पर चल पड़े। हाँ भाई, अब मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? लेकिन तुम तीनों यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? हम तीनों यहाँ बैठकर अपनी अपनी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। समस्या? कैसी समस्या? समस्या का तो एक ही नाम होता है, पत्नी। और क्या, उसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मदन भाई। जानते हैं, कल रात में हमरा जोड़ू हमरा इतना अपमान किया है जितना हमरा पूरी जिंदगी में नहीं हुआ है। ऐसा धोबी पछाड़ की तरह हमारी घनघोर बेइज्जती की है कि भैया क्या बताएं। कहती हैं कि नई साड़ी तो का, एक रुमाल तक खरीदने की औकात नहीं है हमारी। अरे मेरा भी मत पूछ यार। पता है तुम्हारी भाभी हमको क्या बोली कि अगर हमको नई साड़ी लाकर नहीं दी ना तो हमको नदी में फेंक देंगी, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर को फेंका था। घर गृहस्थी में फंसा हुआ इंसान को ये सब झेलना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहता हूँ, यहाँ बैठकर बतियाने से अच्छा है कुछ काम धंधा करो, जाकर अपने खेतों पर काम करो। वैसे मोहन भाई, तुम तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हो ना, तो तुम्हारे पास तो अच्छे खासे पैसे होंगे, इसीलिए थोड़े पैसे तुम ही हमें उधार दे दो। नहीं नहीं, मैंने पहले भी आप लोगों को 2 बार पैसे दिए थे, लेकिन आपने अभी तक नहीं चुकाए, इसीलिए मैं अब आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर मोहन खेत पर चला गया, लेकिन असलियत में तो अब उसके पास भी कुछ बचत नहीं बची थी। लेकिन वो उनसे ये सब कैसे कहता? लेकिन अब तीनों को उस पर गुस्सा आ रहा था। बड़े भाव बढ़ गए इस मोहन के। थोड़े से पैसे क्या उधार मांग लिया, ये तो ऐड दिखाने लगा। सही कहा हरीश, लगता है अब इस मोहन के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। उधर मोहन सारा दिन अपने खेतों में मेहनत करता है। मुझे लगता है अब खेत पर एक बार दवा छिड़क दूं तो शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो सारा दिन खेत में नुआई करके घर चला गया। उसके जाते ही वो तीनों आदमी उसके खेत में आ गए। अब जैसा मैंने कहा ठीक वैसा ही कर दो, फिर देखो इसके खेतों का क्या हाल होगा। अब वो उसके खेतों में ढेर सारा कूड़ा करकट डाल देते हैं। अगली सुबह मोहन अपने खेतों में पहुंच गया, जहां का हाल देखकर वो हैरान ही रह गया। हे भगवान, ये खेतों में इतना कूड़ा करकट कहाँ से आया? मैंने कल ही तो साफ सफाई की थी, फिर ये कूड़ा। तभी वो तीनों यानी कि हरीश, राजू और मदन वहां आ जाते हैं। अरे मोहन भाई, चिंता कैसी, तुम तो मेहनती इंसान हो। कल साफ किया था, आज फिर कर लोगे। सही कहा भैया। उनकी बातें सुनकर मोहन को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उनका ही किया धरा है। उसने उनके ऊपर गुस्सा होने के बजाय शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं भाई लोगों, मैं ये सब फिर से साफ कर लूंगा। ऐसा कहकर मोहन फिर से अपने खेत की सफाई करने लगा और सारा दिन अकेले ही मेहनत करता रहा।
जिसका असर ये हुआ कि कुछ समय बाद अच्छी चावल की फसल उसके खेत में उग गई। शुक्र है दुर्गा माँ, इस बार तूने अच्छी फसल दे दी। लेकिन तभी वो तीनों जैसे ही उसके खेत की ओर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, इस बार इस मोहन की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है और एक हमारे खेत हैं जो सूखे पड़े। इसकी चावल की फसल तो समय से पहले ही पक गई है। इसका मतलब अब सबसे पहले वो ही अपनी फसल काटेगा और बाजार में बेचकर आएगा और अच्छे पैसे कमाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें कुछ ना कुछ सबक सिखाकर ही रहूंगा। मोहन खुश होकर घर चला जाता है। आज उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। क्या बात है जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ, बस यूं समझ लो माधवी, जो दुख के बादल छाए वो तो अब छटने वाले हैं। इस बार फसल अच्छी हुई है। क्या सच में? अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है जी। हाँ, इस बार मैं अपनी गुड़िया को नई फ्रॉक भी दिलवा पाऊंगा। इसके बाद खाना खाकर वो सभी खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन तीनों के खुराफाती दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तीनों आधी रात को उसके खेत में जाते हैं और जानबूझकर उसके खेतों में जानवर छोड़ देते हैं, जो कि उसकी सारी फसल खराब कर देते हैं। फिर अगली सुबह जब मोहन अपने खेत पर आया तो अपनी फसल का ये हाल देखकर हैरान रह गया। हे भगवान, ये सब किसने किया? ये सब कैसे हो गया? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। फिर वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मोहन भाई? तुम तो कहते थे हर समस्या का समाधान है। अब निकालो अपनी समस्या का समाधान। अब तुमको समझ आएगी समस्या। देखो ना, रातों रात का हाल होगा तुम्हारे खेतों का। इन्हें पता कैसे चला कि ये सब रात को हुआ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सब ने ही ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि मैंने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मुझे ही इन्हें कोई ना कोई सबक सिखाना होगा। तभी मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे इसे क्या हुआ? लगता है सदमे से पागल हो गया ये, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अरे मैं तो इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि कल रात मेरे सपने में माँ दुर्गा आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस चावल की फसल से तुझे कुछ खास कमाई नहीं होगी, इसीलिए तू कुछ और काम कर। अब जैसे कि सरसों की खेती कर इस पर, और इसीलिए मैं ये सब काटने वाला था, लेकिन किसी ने पहले ही मेरी मदद कर दी, इसीलिए अब मैं चला सरसों के बीज लेने, क्योंकि अब मैं उसकी खेती करूंगा। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला गया। ये क्या, अनजाने में ही सही, लेकिन हमने तो इसकी मदद कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अब देखना मेरा कमाल। अब वो आधी रात को बाल्टी भर भर कर नदी से पानी लेकर आते हैं और उसके खेत को पूरा पानी से भर देते हैं। अब आएगा मजा, देखना सुबह तक क्या हालत होगी उसकी। फिर अगली सुबह, चलो चलो हरिया राजू, जल्दी से मोहन के खेत में चलो, अब मजा आएगा उसका हाल देखकर। हाँ चलो चलो, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो तीनों खेत की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर तो वो हैरान ही रह जाते हैं। बढ़िया मछली, एकदम बढ़िया मछली, आप खाओगे तो खुश हो जाओगे। दाम क्या है भाई? सिर्फ 150 रुपए किलो। अब आप तो जानते हो हमारे गांव की नदी में मछलियां तो मिलती नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए चावल के खेत में मछली पालन किया है, ताकि अब आप सबको इसके लिए शहर ना जाना पड़े। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया मोहन भाई, मुझे तो आप 2 किलो दे दो। ऐसे ही और भी ग्राहक उसके पास आते हैं और उससे मछली खरीद कर ले जाते हैं। उस रोज पहले दिन ही उसकी अच्छी कमाई हो गई। ये सब कैसे हो गया? हमने तो अच्छे से जानता हूँ, कल रात को तुमने सबने मेरे खेत में क्या किया था। मैंने ये सब करते हुए तुम्हें देख लिया था, इसीलिए मैं रात को शहर से जाकर कुछ मछलियां ले आया और ये मछली पालन कर दिया। अब देखो ये काम तो मेरा और भी अच्छा चलने लगा। आज मैं अपनी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक और पत्नी के लिए नई साड़ी लेकर जाऊंगा। अब वो तीनों अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और मोहन खुशी खुशी अपने ग्राहक संभालने लगता है। गोवा के एक छोटे से गांव में गरीब मछुआरा मनोज अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोज की मछली बिकने से ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। गांव भर में वो काफी मशहूर था क्योंकि वो अक्सर ताज़ा मछली ही बेचा करता था। घर का काम निपटाकर कभी कभी ममता भी उसके साथ बाजार आ जाती थी और साथ में मछली बेचती थी। दोनों पति पत्नी थोड़े में भी काफी खुश थे। एक रोज मनोज मछली पकड़ने समुद्र की ओर जाता है और जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। उस रोज तेज बारिश भी हो रही थी। उसका सारा जाल पल भर में ही भर गया। वाह वाह, आज तो ऊपर वाले की अच्छी खासी मेहरबानी हो गई मुझ पर। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उसी गांव का दूसरा मछुआरा आलोक भी आ जाता है, लेकिन मनोज के जाले को देखकर वो बुरी तरह जल भुन जाता है। सारी मछलियाँ तो ये मनोज पकड़ लेता है। काश थोड़ा जल्दी सोकर उठ जाता तो ये सब मछलियाँ मेरे जाल में होती। दरअसल आलोक बड़ा ही आलसी और कामचोर था।
वो रोज देर तक सोया रहता, जिस कारण बाकी मछुआरे वहाँ पर आ जाते और मछलियाँ भर कर ले जाते, जबकि आलोक रोज देर से आता, जिस वजह से उसे बहुत ही कम और छोटी छोटी मछलियाँ मिलती थी। इसीलिए उसकी कम कमाई होती थी, जबकि मनोज अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी समुद्री मछली। अरे यहाँ आइए और ताजा ताजा मछलियाँ ले जाइए, एकदम खरी मछली। आइए आइए। अरे आलोक, ये कैसी मछली बेचता है? एकदम छोटी छोटी बच्चा मछली, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। मछली खानी है तो मनोज भाई की खाकर देखो, क्या कमाल की मछली होती है। आप सच कह रहे भाईजान? इसी तरह एक एक कर ग्राहक उसके पास ही आते हैं और मनोज की मछलियाँ 2 घंटे में ही बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो कमाई तो बाकी सब दिनों से ज्यादा है। आज तो घर जाकर ममता से कहूँगा मछली के पकौड़े बनाने को। एक तो ये धीमी धीमी बारिश और ऊपर से मछली के पकौड़े, वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। घर आकर मनोज अपनी पत्नी को फिश पकौड़े बनाने को कहता है। ममता बड़ी ही स्वादिष्ट फिश पकौड़े बनाती थी, उसके हाथों में गजब का स्वाद था। ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिश पकौड़े बना कर ले आती हूँ। वो दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जिसमें समुद्र में खूब सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। मनोज बहुत सारी मछली पकड़कर घर में एक छोटा सा तालाब बनाकर इकट्ठा कर लेता है। अब देखना ममता, अगले कई दिनों तक हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले कई दिनों तक हम यही मछलियाँ बेच बेच कर पैसे कमाएंगे और अब बरसात बिताने तक मुझको नदी पर नहीं जाना पड़ेगा। इसे ही बेचकर गुजारा चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सुनिए, मैं पड़ोस की नीलम के साथ दूसरे गांव जा रही हूँ, उसके भाई के यहाँ उसको कुछ काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी बाजार जा रहा हूँ मछली बेचने। उस रोज भी मनोज रोज की तरह अच्छी कमाई करके लौटता है, लेकिन रास्ते में आलोक कुछ गुंडे भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। अब आलोक बड़ा खुश होता है। ससुर का नाती बहुत नोट छाप रहा था मछलियाँ बेचकर, अब सबके सब लोग मुझ मछुआरे से ही मछलियाँ खरीदेंगे। जैसे ये बात गरीब ममता को पता चलती है, वो जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ है कि इनकी रीढ़ की हड्डी पसली टूट गई है और ऑपरेशन करना होगा, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आपको पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, नहीं तो तब तक इनको ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा, और जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता इसे घर ले जाइए। ममता उसे लेकर घर आ जाती है। फिर अगले दिन से ही ममता बाजार में मछली बेचने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन आलोक गुस्से में उससे कहता है, अरे ओ खबरदार, अगर तूने इस बाजार में मछली बेची समझी ना, तेरे चलते मेरा धंधा चौपट हो रहा है। कल से तू यहाँ दिखी ना तो देख लेना, ठीक नहीं होगा। आलोक उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। उदास होकर ममता वापस जाने लगती है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है मछली बेचने के सिवाय। तभी ममता बाजार में खाने पीने का ठेला देखती है। इस बाजार में खाने पीने के ठेले कितने अच्छे चल रहे हैं, फिर तो मैं भी अपने फिश पकौड़े बनाकर बेच सकती हूँ, और मैं बनाती भी बहुत अच्छे हूँ। अगर मैं भी उन्हें बनाकर बाजार में बेचूं तो शायद गुजारे के लायक पैसे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर ममता ढेर सारी सुगंधित मसाले तैयार करती है और बढ़िया फिश पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। फिश पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म फिश पकौड़े, आओ आओ, तीखी मसालेदार फिश पकौड़े हरी चटनी के साथ सिर्फ 40 रुपए प्लेट। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे वो फिश पकौड़े वाली, जरा लगा तो 1 प्लेट। गरीब ममता फटाफट से प्लेट में गर्मा गर्म फिश पकौड़े डालकर देती है, जिसे खाने के बाद अरे वाह, मजा ही आ गया। ऐसे कमाल के फिश पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है। अरे तो मुझको भी लगाना 1 प्लेट। जी बस अभी देती हूँ भैया जी। दूसरा ग्राहक भी जैसे ही फिश पकौड़े खाता है तो उंगलियां चाटता रह जाता है। तुम्हारे फिश पकौड़े तो सबसे अच्छे हैं, इसने तो होटल के खाने को भी फेल कर दिया है। लोगों को गरीब फिश पकौड़े वाली की प्रशंसा करते देखकर आलोक जल भुन उठता है और वो अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। अरे ओ भाई, ये 1 नंबर की ठग औरत है, इसके फिश पकौड़े बिल्कुल मत खाओ, ये बासी मछलियों से बनाती है। नहीं नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये सच नहीं है। वो रोते हुए अपनी पूरी सच्चाई का सबूत देती है। आप सब इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, आप सब चलकर मेरे घर पर देख सकते हैं। मैं एकदम ताजा और जिंदा मछली पाल कर ही उसे फिश पकौड़ी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये आदमी झूठा है, ये बस मुझ गरीब को और परेशान करके मेरी जिंदगी में तूफान लाना चाहता है। शायद ये सही बात है, ये मछुआरा ही झूठा है। एक तो ये बेचारी 40 रुपए में हमारा पेट भर मछली पकौड़े हमको खिला रही है। बाजार में सभी गरीब ममता का साथ देते हैं, क्योंकि इतने दिनों में सबको उसके बारे में पता चल चुका था।
अब ममता बिना किसी डर के रोज बाजार में अच्छे से मछली के पकौड़े बनाकर बेचती है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास में अपने पति का ऑपरेशन करवाने के पैसे जमा नहीं हो पाते, इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, इतने वक्त से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ सफलता नहीं दिखाई दे रही। ऐसे कब तक मैं पैसे जमा करूंगी और कब जाकर मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी। मुझे फिश पकौड़े का दाम बढ़ा देना चाहिए पर ग्राहक भड़क न जाए। वो इसी असमंजस में होती है कि वो फिश पकौड़े बनाने के लिए मछलियां काट रही होती है। तभी उसे एक मछली के पेट में से चमकती हुई चीज मिलती है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती मोती लगता है, लेकिन ये इस मछली के पेट में कैसे आ सकती है। ये समुद्र की गहराई में गई हो जहाँ मोती होते हैं और ये महंगा मोती मुझे मिलना भगवान की इच्छा था। इसे बेचकर मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब वो मोती लेकर सुनार के पास जाती है जो कि बहुत कीमती होता है। उसे बेचकर उसे बहुत पैसा मिलता है, जिससे वो अपने पति का इलाज करवाती है और दोनों पति पत्नी आखिर में साथ मिलकर फिश पकौड़े का अपना ढाबा भी खोल लेते हैं।